अटैक ऑन बॉक्सिंग बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। मृणाली कार को नॉर्मल स्पीड में ही चला रही थी, लेकिन आदित्य को बहुत जल्दी हो रही थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और वो यही सोच रहा था कि जब वो पक्षी वाला पहुंचेगा तो वो क्या करेगा। लेकिन उसे पता था कि उसे कुछ भी करके सुशील से अमित की लोकेशन पता करनी होगी या फिर उसे बाहर निकालना होगा। वो यही प्लान करने लगा कि अब उसे किसी के लिए भी रुकना नहीं होगा और फोर्स करके एंटर होना होगा। जब आदित्य ये सोच रहा था तब मृणाली के मन में यही चल रहा था कि अब आदित्य क्या करने वाला है। वो ड्राइविंग के साथ साथ मुड़कर आदित्य को चोरी से टेढ़ी नजरों से देख रही थी। उसे दिख रहा था कि आदित्य जैसे पहले उदास और बेचैन था, अब वो दोनों इमोशंस कहीं भी नहीं है और बस गुस्सा ही उसे दिख रहा था। उसे समझ आ गया था कि आदित्य अब मारपीट की बातें सोच चुका है और मृणाली चाहे कुछ भी कर ले तब उसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। यही बात सोचकर मृणाली ड्राइविंग पर फोकस करने लगी और थोड़ी ही देर में उसने गाड़ी को बख्शी विला के अपोजिट रोक दिया। जब गाड़ी रुकी तब आदित्य ने नजरें घुमाकर बख्शी विला की तरफ देखा। दिन का सूरज सीधे विला के ऊपर चमक रहा था और नीचे गेट पर कुछ 7-8 बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथ में बंदूकें थीं और वो इधर उधर घूमकर हर कार और पैदल चलने वाले आदमी पर नजर रख रहे थे। आदित्य को उनको देखकर यकीन हो गया कि अब उसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। उसने अपनी आंखें बंद की और वो अपनी शक्तियों पर ध्यान लगाने लगा। कुछ देर में ही उसे अपनी एनर्जी फील हुई और उसके साथ ही उसके शरीर से लाइट निकलने लगी, जिसे देखकर मृणाली बहुत हैरान थी लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। तब आदित्य ने अपनी आंखें खोली और मृणाली की तरफ पलट कर कहा, मृणाली चाहे कुछ भी हो जाए, कार में से बाहर मत निकलना और अगर बख्शी विला से मेरे अलावा कोई भी तुम्हारी तरफ आए तो जल्दी से यहाँ से गाड़ी बढ़ा लेना। तुम अगर उनके हाथ लग गई तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आदित्य तुम करने क्या वाले हो? मृणाली ने बहुत ही हैरानी से पूछा। तब आदित्य ने देखा कि वो बहुत ही चिंता में है और शायद आदित्य को अपने फैसले के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिर आदित्य को लगा कि अब सोचने का टाइम नहीं बचा है और यही बात सोचकर उसने कहा, आज मैं सब खत्म करने वाला हूं मृणाली। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि यह आखिरी दिन है और इसे मैं बिल्कुल वैसे ही रखूंगा। इसके बाद हम यहाँ से दूर चले जाएंगे जहां कोई भी मुसीबत हमारे आगे नहीं आ पाएगी। बस तुम ध्यान रखना जो मैंने कहा उस बारे में। ठीक है आदित्य, तुम भी अपना ध्यान रखना, प्लीज कुछ भी गलत मत करना, मृणाली ने कहा। लेकिन आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि क्या गलत है और क्या सही। उसे जो करना था वो करके ही रहेगा। यही बात सोचकर उसने गेट खोला और फिर वो बख्शी विला की तरफ बढ़ा। मृणाली उसे जाता हुआ देख भगवान से प्रार्थना करने लगी कि काश आदित्य को कुछ ना हो। जब आदित्य बख्शी विला की तरफ बढ़ रहा था तब एक गार्ड की नजर उस पर पड़ी और उसने अपने सभी साथियों को अलर्ट कर दिया। सभी गार्ड्स आदित्य के सामने गन तान कर खड़े हो गए और तब आदित्य एक कदम रुक गया। उसने देखा कि सबके पास AK-47 थी और फिर उनके लीडर ने कहा, आदित्य शंकर, तुम अभी अपनी जगह पर रुक जाओ वरना हम फायर ओपन कर देंगे। पलट कर वापस लौट जाओ, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। आदित्य ने इस बात को सुनकर अपनी आंखें बंद की और सारी एनर्जी पर कंसंट्रेट किया। सब बॉडीगार्ड्स उसे देखकर बहुत हैरान थे कि वो क्या कर रहा है कि तभी आदित्य ने अपनी आंखें खोली और फिर वो उनकी तरफ फिर से चलने लगा। उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर लीडर ने ऑर्डर किया और ओपन फायरिंग शुरू हो गई। आसपास चल रहे सभी लोग गोलियों की आवाज सुनकर इधर उधर भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने कार को बीच में रोक दिया और इस नजारे को देखने लगे। वहीं मृणाली भी गोलियों की आवाज को सुनकर तुरंत ही बाहर आई और उसने देखा कि 8 सोल्जर्स जैसे दिखने वाले बॉडीगार्ड AK-47 से आदित्य पर फायर कर रहे थे। वो इस सीन को देखकर हैरान थी लेकिन फिर उसे दिखा कि आदित्य पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उस दिन होटल वाली फाइट में देखा था, जहां गोलियां आदित्य के कपड़ों में छेद कर रही थी पर उसके शरीर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वो बहुत ही आसानी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। सारे बॉडीगार्ड भी इस चीज को देखकर हैरान थे लेकिन फिर भी उन्होंने फायरिंग बंद नहीं की। कुछ ही देर में उनकी गोलियों की क्रेट खत्म होने आ गई पर आदित्य के कदम नहीं रुके। इस चीज को देखकर लीडर ने जल्दी से अपने साथियों को रीलोड का ऑर्डर दिया और खुद जल्दी से गेट के अंदर घुस गया। आदित्य को ये समझ नहीं आया। तभी उसे अंदर से सायरन की आवाज आई पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 1-2 कदम बाद ही वो बॉडीगार्ड्स के पास पहुंच गया। सारे बॉडीगार्ड्स ने अपनी बंदूकें फेंक दी और आदित्य से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगे। आदित्य भी तैयार हो गया और उसने लड़ाई शुरू कर दी। 2 सेकंड में ही उसे पता चल गया कि सब ट्रेन फाइटर्स हैं और इसलिए उसने अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाना शुरू कर दिया। वो किसी के पेट पर एक पंच मार रहा था तो किसी के मुंह पर तो किसी को एक किक मारकर दूर फेंक रहा था। 2 ही मिनट में सब ढेर होकर जमीन पर गिर गए।
और आदित्य अकेला खड़ा रह गया। वो गहरी सांसें लेने लगा और उसने आसपास देखा कि कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन आदित्य ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से गेट को खोलकर वो अंदर घुसा, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ दिख पाना मुमकिन नहीं था। आदित्य जब अंदर घुसा तो उसने देखा कि वो लीडर फिर से वहां खड़ा था और इस बार उसके पीछे 8 की जगह करीब 80 सोल्जर्स थे। उन सबके चेहरे पर बहुत गुस्सा था और वो फाइट के लिए तैयार थे। आदित्य ने जब अपनी नजरें थोड़ी ऊपर की तो उसे बालकनी में पूरा पक्षी परिवार, अनुराग, निखिल और गौतम दिखे। सुशील के चेहरे पर एक स्माइल थी और उसके हाथ में आदित्य को एक चमकती हुई चीज दिख रही थी। आदित्य ने जब गौर से देखा तो उसे देखा कि सुशील के हाथ में वो अंगूठी थी जो अमित ने ट्विंकल को पहनाई थी। इसका मतलब यही था कि उसे ट्विंकल की डेथ के बारे में पता है और वो आदित्य का मजाक उड़ा रहा है। आदित्य को देखकर बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने आप को फाइट के लिए तैयार कर लिया। वो आगे बढ़ने लगा। आदित्य को अपनी ओर आता हुआ देखकर लीडर ने अपने सोल्जर्स को हमला करने का ऑर्डर दिया और सब आदित्य पर टूट पड़े। इतने सारे लोगों को अपनी ओर आता हुआ देख आदित्य थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद करके हिम्मत की और फिर हमला करना शुरू किया। उसकी फाइटिंग टेक्निक और कॉम्बिनेशन सबकी समझ से बाहर थे और इसी का एडवांटेज लेकर वो एक एक करके हमला कर रहा था। भले ही एक साथ उस पर 8 से 9 लोग हमला कर रहे थे, लेकिन वो बहुत जल्दी उन सबको साइड में कर रहा था। किसी को दाएं फेंक रहा था तो किसी को बाएं। सब इधर उधर गिर रहे थे और जो एक बार गिर रहे थे वो वापस उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बालकनी में खड़े सबकी नजरें आदित्य की तरफ ही थी। जहां बख्शी परिवार के लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे, वहीं अनुराग, निखिल और गौतम आदित्य को ऐसे लड़ते हुए देखकर डर रहे थे। उन्होंने उसे पहले भी ऐसे लड़ते हुए देखा था, लेकिन आदित्य आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। उसका हर एक पंच जान निकालने के मोटिव से सामने वाले को पड़ रहा था। बस वो बॉडीगार्ड्स किसी तरह जिंदा बच पा रहे थे। आदित्य ने 5 मिनट के अंदर ही करीब आधे लोगों को मार गिराया था। उसे ऐसा लड़ते हुए देखकर लीडर ने सबको ऑर्डर देकर हथियार उठाने को कहा और उसकी बात सुनकर उसके सोल्जर्स कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार, लकड़ी का ट्रंक और लोहे के पाइप उठाकर आदित्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। आदित्य को पता था कि फाइट अब थोड़ी और मुश्किल होने वाली है, पर फिर भी उसने हिम्मत की और सोचा कि अगर वो किसी एक को मारकर उसका हथियार छीन लेगा तो उसके लिए लड़ना आसान रहेगा। वो तलवार, चाकू या कुल्हाड़ी से किसी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले लोहे के पाइप वाले सोल्जर पर हमला किया और उसके हाथ से पाइप छीन लिया। आदित्य ने फिर उस पाइप के इस्तेमाल से एक एक करके सब पर हमला करना शुरू किया। वो उसे किसी के पेट पर मार रहा था, किसी के मुंह पर और किसी के पांव पर। कुछ लोगों को चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर गए। किसी के पांव की हड्डी टूट गई और किसी के मुंह से खून की उल्टी होने लगी। ऐसे करके आदित्य ने और लोगों को नीचे गिरा दिया, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में कम थे जिनको उसने पहले गिराया था। वो अब और गहरी सांसें ले रहा था और उसे अपनी एनर्जी हल्की कम होती हुई महसूस हुई और फिर उसने लड़ाई को आगे शुरू कर दिया। सबको दिख रहा था कि आदित्य के अटैक्स की स्पीड थोड़ी कम हो गई थी और इम्पैक्ट भी कम था, लेकिन फिर भी सोल्जर्स जमीन पर गिर रहे थे। धीरे धीरे करके आदित्य ने उन सभी को जमीन पर गिरा दिया और वो अकेला ही खड़ा रहा। सब उसके आसपास लेटे हुए दर्द में रो रहे थे, लेकिन आदित्य को किसी पर भी तरस नहीं आ रहा था। ऊपर बालकनी में से सबने देखा कि आदित्य को उस लड़ाई से बहुत ही हल्की चोट आई थी। उसके बाल बिखर गए थे, कहीं चेहरे पर कुछ खून के निशान थे और कपड़ों पर गोलियों के। वो गहरी और तेज सांसें ले रहा था, पर फिर भी थका हुआ नहीं लग रहा था। उसने एक बार फिर बालकनी की तरफ देखा और बख्शी सर से नजरें मिलाई। वहां उसे पहली बार थोड़ी सी चिंता और डर दिखा। फिर वो आगे बढ़ता रहा और बख्शी सर भी बालकनी से पीछे हो गए। आदित्य हॉल के गेट की तरफ बढ़ा और एक ही लात में उसने उस गेट को तोड़ दिया, जिसकी आवाज बहुत तेज गूंजी और तब उसने देखा कि बालकनी में खड़े सब लोग नीचे आ गए हैं। तब बख्शी सर ने एक बार गेट को देखा और फिर आदित्य की तरफ देखकर धीरे से कहा, आदित्य, जितना तुम्हें लड़ना था तुम लड़ लिए, अब बात शांति से होगी। हमारे साथ मीटिंग रूम में चलो। आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर असल में वो भी लड़ाई करके थक गया था। बख्शी सर की बात सुनकर सब उनके पीछे चलने लगे और आदित्य ने भी उन्हें फॉलो किया। आदित्य यही सोचने लगा कि इस बार बख्शी परिवार किस डील को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसे अब हर हालत में उनकी बातों में नहीं आना है और अमित को सेफली यहां से लेकर जाना है। यही बातें सोचते हुए आदित्य ने देखा कि बख्शी सर मीटिंग रूम में एंटर हुए। उनके साथ सभी लोग अंदर घुसे और आदित्य भी एक गहरी सांस लेकर एक बार फिर से मीटिंग रूम की डील सुनने के लिए अंदर एंटर हो गया।
Thank you very much for hearing this episode.